गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 20वां अध्याय, जिसका नाम है खेती से खुशहाली। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले भागों में हमने यह समझ बना ली थी कि खेती से जुड़ी हुई शब्दावली कौन कौन सी है, यानी हमने उसके माध्यम से यह समझ बनाई थी कि खेती में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, किन किन औजारों या उपकरणों की हमें आवश्यकता होती है, प्राप्त फसल यानी फसल को उगाने से लेकर के प्राप्त करने तक की जो प्रक्रिया है, इसके बीच में हमें कहाँ मानव श्रम की आवश्यकता होगी, कहाँ हम पशु श्रम का उपयोग कर रहे हैं, कहाँ हमें आधुनिक साधनों का उपयोग किया है। इन सब के बारे में पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा कर ली थी। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि खाद और कीटनाशक का खेती में क्या रोल होता है, इनका उपयोग कब किया जाता है, इनके उपयोग से क्या लाभ होते हैं तथा इनके उपयोग से क्या हानियां हमें उठानी पड़ती हैं। साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि इन रासायनिक खादों का या कीटनाशक का उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी होंगी। तो प्यारे बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं हम खाद और कीटनाशक के बारे में। देखो बच्चों, खेतों में अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है। बच्चों, खाद क्यों दी जाती है, इस बात को हमने यहाँ जाना कि जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए, यानी उत्पादन अच्छा हो, फसल अच्छी क्वालिटी की हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, फसल में खाद का उपयोग करते हैं। अब बच्चों, खाद का उपयोग क्या प्रारंभिक समय से, जैसे आज हम देखते हैं कई सारी रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है, क्या प्रारंभिक समय में भी यही खाद उपयोग में ली जाती थी? क्या हमारे पास रासायनिक खाद का कोई विकल्प मौजूद है? क्या हमें केवल रासायनिक खाद ही उपयोग करनी चाहिए? यह भी अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो बच्चों, पहले क्या होता था, लोग पशुपालन अधिक करते थे, यानी यह मान्यता थी कि हर घर में पशुओं को पाला ही जाता था, हर घर में हमें पशु देखने को मिलते थे। तो बच्चों, इससे क्या होता था कि उन पशुओं का जो गोबर होता था उसको एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता था और जैसे जैसे आवश्यकता होती थी इस गोबर को खेतों में खाद के रूप में डाल देते थे। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा हमने पशुओं से गोबर प्राप्त किया है, उसे इकट्ठा करके खेतों में डाला है, इस बीच हमने किसी प्रकार के कोई रसायन का उपयोग नहीं किया है, यह पूर्ण रूप से जैविक खाद है। परंतु बच्चों, जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे हमें उत्पादन अधिक चाहिए था, यानी हमारी जो आकांक्षाएं थी वो बढ़ती गई, आवश्यकता बढ़ती गई। तो अब हमने क्या करना शुरू कर दिया कि आजकल अधिक फसल प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग होने लगा है, जैसे यूरिया, डीएपी आदि। यानी ये वो रासायनिक खाद है जिनका उपयोग अब जैविक खाद के स्थान पर किया जाता है। इनका उपयोग बच्चों उत्पादन को और बढ़ाने के लिए किया जाता है। परंतु क्या इनका उपयोग सही है? क्या इनके उपयोग से हमें निरंतर लाभ होता रहता है? तो देखो बच्चों, इन रासायनिक खादों का उपयोग करते समय कुछ सावधानियां रखना आवश्यक होता है। अगर हम सावधानियां नहीं रखेंगे तो इनसे चर्म रोग, पेट संबंधी बीमारियां, सिर दर्द, बेचैनी इत्यादि हो सकते हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, अगर रासायनिक खाद का अधिक उपयोग होता है तो जमीन धीरे धीरे जो उसकी उपजाऊ क्षमता होती है वो कम होती जाती है और जमीन बंजर भूमि में बदल जाती है। इसलिए बच्चों, हमें अधिक से अधिक मात्रा में जैविक खाद का व देसी खाद का उपयोग ही करना चाहिए। यानी बच्चों, रासायनिक खाद का उपयोग हमें सीमित मात्रा में करना है। अगर हम अधिक मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग करेंगे तो कालांतर में, यानी समय गुजरने के साथ साथ जो हमारी जमीन है उसकी उपजाऊ क्षमता कम होती जाएगी। इसलिए हमें यह बात विशेष ध्यान रखनी है कि हमें अधिक मात्रा में जैविक खाद या फिर देसी खाद का उपयोग करना होगा। तो बच्चों, जब हमने यह जानकारी प्राप्त कर ली कि खाद में हमें कौन सी खाद प्राप्त करनी है या कौन सी खाद का हमें अधिक उपयोग करना है, तो अब इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पता कीजिए और लिखिए में। देखो बच्चों, जो हमारा पहला प्रश्न है वो है जैविक खाद से क्या अभिप्राय है। यानी जैविक खाद हमने कई बार नारे लगाए कि हमें जैविक खाद का ज़्यादा उपयोग करना है, देसी खाद का ज़्यादा उपयोग करना है, पर ये जैविक खाद होती क्या है? तो देखो, जैविक खाद से अभिप्राय है देसी खाद, यानी वह खाद जो जीव जंतुओं के मल से बनती है, जैविक खाद कहलाती है। साथ ही साथ इसमें जैविक कचरे का उपयोग भी किया जाता है। जैविक कचरा कौन सा होगा, इसके बारे में बच्चों हम आगे चर्चा करने वाले हैं।
कि इस जैविक खाद को या देसी खाद को हम बना कैसे सकते हैं। हम खुद भी सीखेंगे कि इस खाद को कैसे बनाया जाएगा। तो चलो बच्चों अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आपके आसपास के खेतों में कौन कौन सी खाद उपयोग में ली जाती है। बच्चों जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि मेरे आसपास के खेतों में दोनों प्रकार की खाद काम में ली जा रही है, यानी कहीं पर रासायनिक खाद का उपयोग हो रहा है और कहीं पर जैविक खाद का उपयोग किया जा रहा है। तो मैंने पता किया कि मेरे आसपास कौन कौन सी खाद काम में ली जा रही है, वैसे ही आप भी पता करेंगे कि आपके आसपास कौन कौन सी खाद काम में ली जा रही है। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, किसान रासायनिक खाद की जगह कौन सी खाद का उपयोग कर सकते हैं। यानी बच्चों हमने यह जाना था कि रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग के कारण जो हमारी जमीन होगी उसकी उपजाऊ क्षमता प्रभावित होती है, जमीन बंजर भूमि में बदल सकती है। तो किसान इस रासायनिक खाद के स्थान पर कौन सी खाद का उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हमें इस प्रश्न में बताना है। तो देखो बच्चों हम कह सकते हैं ना कि रासायनिक खाद की जगह हम जैविक खाद या देसी खाद का उपयोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जब हमने इतनी चर्चा जैविक खाद और देसी खाद पर की है तो इसको बनाते कैसे हैं, क्या हम भी जैविक खाद या देसी खाद बना सकते हैं। तो चलो बच्चों अब सीखते हैं हम, आओ खाद बनाएं। यानी ये खाद बनेगी कैसे, इसको कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या कार्य करने होंगे, इनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो देखो बच्चों विद्यालय में एक तरफ छोटा सा गड्ढा खोदो और यहाँ पर हमने तैयार कर लिया एक कोने में एक छोटा सा गड्ढा, क्योंकि हमें क्या बनानी है, खाद बनानी है। और उसका जो पहला कार्य था यानी एक खड्डा खोदने का वो हमने खोद लिया है। अब इस खड्डे का क्या करना है, तो देखो आगे उसमें विद्यालय में उगे हुए पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां, टहनियां, मध्याह्न भोजन में बन रही सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके डालते रहें। और प्यारे बच्चों यही है आपका जैविक कचरा। आया ना समझ में जैविक कचरा होता क्या है, यानी जो पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां हैं, टहनियां हैं, मध्याह्न भोजन में बन रही सब्जी के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, आप उन्हें इकट्ठा कीजिए और इस गड्ढे में डालते रहिए। और यहाँ देखिए इस गड्ढे में हमने ये सब्जियां और ये जो छिलके थे इनके वो डालना शुरू कर दिया। बच्चों साथ ही साथ देखो और समय समय पर हमें क्या करना है, इसमें पानी भी डालते रहना है। यदि आपको पशुओं का गोबर मिल जाता है तो आप वो भी इस गड्ढे में डाल दे। कुछ समय बाद में ये सभी वस्तुएं सड़ने लग जाएंगी, यानी इनमें जैविक क्रियाएं होना शुरू हो जाएंगी और ये जो सारी चीजें हैं वो गलने सड़ने लग जाएंगी। अब बच्चों तैयार हो चुकी है हमारी जैविक खाद और हम इस खाद का उपयोग पेड़ पौधों में खाद के रूप में कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमने तैयार जैविक खाद का उपयोग किया है इस छोटे से पादप के लिए। तो देखा बच्चों आपने जैविक खाद बनाना कितना आसान है। इसके लिए हमने किसी प्रकार की कोई रासायनिक चीज़ों का उपयोग नहीं किया, केवल जैविक कचरे या पशुओं का जो गोबर है उसका उपयोग ही हमने इसको बनाने के लिए किया है। तो हम कह सकते हैं ना जो जैविक खाद है वो किसी भी प्रकार से नुकसानदायक नहीं होती। बच्चों हमने खेती में खाद के उपयोग को तो जाना, यानी हम ये समझ पाए कि खाद का उपयोग फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। हमने अच्छी खाद का उपयोग भी किया, हमारी फसलों का उत्पादन भी अच्छा हो गया। परंतु अब जो हमारे सामने समस्या आती है वो आती है फसलों के भंडारण का। यानी अनाज हमने प्राप्त कर लिया, इतना सारा अनाज हमारे पास आ गया, अब हम इसे भंडारित कैसे करें, इसको सुरक्षित कैसे करेंगे। तो बच्चों अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं अनाज के भंडारण की। यानी इस अनाज का भंडारण हम कैसे कर सकते हैं, इसको भंडारण करने की जो प्रक्रिया है वो क्या क्या होगी, कैसे खेत से अनाज उठाया जाएगा, इसको हम कहाँ कहाँ स्टोरेज यानी भंडारण कर सकते हैं, उनके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो बच्चों किसान जब खेतों में फसल की कटाई करते हैं तब उन्हें अनाज को सुरक्षित रखने की चिंता रहती है। जैसा कि बच्चों यहाँ पर किसान ने कटाई की और फसल को प्राप्त कर लिया, थ्रेशर मशीनों के द्वारा इसने फसल को प्राप्त कर लिया है। अब बच्चों फसल तो प्राप्त हो गई परंतु इसको सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मानो इसका सुरक्षित नहीं किया गया तो कई सारे जो कीड़े मकोड़े हैं वो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, देखो खेतों से अनाज की बोरियां भरकर ट्रैक्टर या बैलगाड़ी या अन्य संसाधनों से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाया जाता है। जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं कटी हुई फसल को बोरियों में भर लिया गया है, जो फसल हमने प्राप्त की, अनाज प्राप्त किया उसको, और फिर इसे ट्रैक्टर, बैलगाड़ी या अन्य जो संसाधन हैं उनके द्वारा इनको सुरक्षित स्थानों पर लाया
जाता है। ये सुरक्षित स्थान कौन से हो सकते हैं? देखो, यह घर का कमरा या शीत भंडार कक्ष हो सकता है। यानी अब हम इन्हें ले आए हैं हमारे घर के कमरे में या शीत भंडार कक्ष है वहां पर, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी ने अपनी फसल को इकट्ठा किया है और जो शीत भंडार कक्ष है उसके अंदर रख दिया है। बच्चों, फसल का भंडारण करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे अनाज को रखने के स्थान पर जमीन में नमी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी होगी तो अनाज खराब हो सकता है। साथ ही साथ देखो बच्चों, जो जीव जंतुओं का प्रकोप है वो भी ना हो। यानी ऐसा भी नहीं हो कि नमी तो नहीं है परंतु आसपास जीव जंतु, कीड़े मकोड़े या हम कह सकते हैं आवारा पशु जैसी ज्यादा जीव हैं जो इस फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस अनाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो देखा बच्चों आपने कैसे हमने यह जाना कि भंडारण का कार्य कैसे किया जाता है, फसल को अधिक समय तक सुरक्षित कैसे रखा जाता है, भंडारण करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा आधुनिक तरीके यानी शीत भंडार कक्ष को, कैसे उसमें अनाज को नमी के बिना और जीव जंतु से बचाते हुए सुरक्षित रखा जाता है। क्या प्राचीन समय में भी ऐसा होता था, या क्या वो जो प्राचीन लोग थे, पुराने लोग थे, वो अनाज को सुरक्षित रखने के लिए कौन से तरीके अपनाते थे उनको भी जानते हैं। तो देखो बच्चों, पहले लोग अनाज भंडारण हेतु कागज की लुगदी से बड़े बड़े बर्तन बनाते थे और उसमें सुरक्षित भंडारण हेतु नीम की पत्तियां रखी जाती थी, जिससे क्या होता था, अनाज वर्ष भर सुरक्षित रहता था। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कागज की लुगदी से बने हुए एक विशाल बर्तन को, यानी ऐसे बर्तन बनाए जाते थे, इनमें अनाज भरा जाता था और उसे कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए या सुरक्षित भंडार करने के लिए नीम की पत्तियां भी रखी जाती थी। ये तरीके अपना करके पुराने लोग इस अनाज को वर्ष भर तक सुरक्षित रख पाते थे। तो देखा बच्चों, हमने जानकारी प्राप्त की भंडारण कैसे किया गया आधुनिक समय में भी और प्राचीन समय में भी। तो चलो बच्चों, अब एक आसान से प्रश्न पे चर्चा करते हैं और हमारे ज्ञान को और बढ़ाते हैं। बच्चों, पता कीजिए में जो हमारा प्रश्न है वो देखिए, आपके घर में अनाज को वर्ष भर सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें ये बताना है कि हमारे घर में भी अनाज को सुरक्षित रखा जाता है वर्ष भर के लिए। तो उसके लिए आपके घर में कौन कौन से उपाय किए जाते हैं उनको हमें यहाँ पर बताना है। तो हम कह सकते हैं ना कि हमारे घर में अनाज को वर्ष भर सुरक्षित रखने के लिए उसे लोहे की टंकियों में भर करके रखा जाता है। साथ ही साथ उसमें नीम के पत्ते या जो दवा होती है जिसका उपयोग अनाज का सुरक्षित भंडारण के लिए किया जाता है वो भी डाली जाती है, जिसके कारण उसमें कीड़े उत्पन्न नहीं होते हैं। तो देखा बच्चों, हमने यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से यह समझा कि घर में कैसे अनाज का भंडारण किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हमने समझ बनाई अनाज के भंडारण से जुड़े हुए हमारे ज्ञान के बारे में। साथ ही साथ हमने यह भी चर्चा की कि कैसे प्राचीन समय में अनाज का सुरक्षित भंडारण किया जाता था और आज हमारे घर में कैसे अनाज का भंडारण किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।